श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चलो, तो आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? 44 वाद मार्ग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज अपन क्या कोशिश करेंगे, पहले अपन 44 वाद मार्गों के नाम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 44 वाद मार्गों में से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें एग्जैक्ट रट्टा ही मारनी है, शुद्ध रट्टा मारनी है वो चीज़। ठीक है, बाकी समझेंगे तो हम नहीं, लेकिन पहले ये देख लेंगे कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन जिनको हमें याद ही करना है। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, आज अपन 44 में से कोशिश करेंगे कि 10-15 करीब जो है फिनिश कर दें वाद मार्ग। ठीक ताकि ज़्यादा ये ना खींचे। चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि भैया 44 वाद मार्ग हैं। वाद मार्ग का जो मतलब पहला पद है, ठीक है, वो क्या है? वो है वाद। ठीक, और पहले पद के बाद वाले जो जो वाद मार्ग हैं वो क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, ये सभी वाद मार्ग के पद हैं जो हमने ऑलरेडी चरक सूत्र फर्स्ट में षड पदार्थ के रूप में पढ़े थे। ठीक है, षड पदार्थ कह लो या षड कारण, वहां षड कारण कहा गया था। ठीक है, तो कोई पूछे कि भाई द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय क्या है? ठीक है, ये षड कारण है। यस, षड कारण है। कोई पूछे षड पदार्थ है? यस, षड पदार्थ है। और अभी हम वाद मार्ग में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला वाद मार्ग और बाकी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये जो हैं वो लिख दिए इसमें। ठीक, तो ये सब क्या है? ये वाद मार्ग के पद भी हो गए। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से जो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय षड कारण भी है, षड पदार्थ भी है, और वाद मार्ग में भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हालांकि अपन इनके बारे में पहले ही चरक सूत्र फर्स्ट में पढ़ लिए हैं, तो ज्यादा डिटेल में यहाँ जाएंगे नहीं। ठीक, चलो, अब क्या बोल रहे हैं कि भैया अपन देख लेते हैं लिस्ट में और क्या क्या है। पहला वाद हो गया, फिर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 हो गए। ठीक, 7। फिर 8वां कौन सा? प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है, कैसे होता है, अपन पूरी बात करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? फिर प्रतिज्ञा है। ठीक है, आप जो भी डिबेट कर रहे हो उसकी स्टार्टिंग। ठीक, फिर स्थापना। ठीक, फिर प्रतिस्थापना, फिर उत्तर, फिर शब्द, फिर हेतु, फिर दृष्टांत, उपनय, निगमन। ठीक है, अब देखो, अब हेतु जो हो सकता है वो हेतु में अपन और आगे देख लेंगे तो किस तरीके के हेतु हो सकते हैं भाई, कि हेतु में प्रत्यक्ष हेतु है, एतीय हेतु है। एतीय यानी आप्तोपदेश। ठीक है, अनुमान, औपम्य, सिद्धांत, ठीक, जिज्ञासा, व्यवसाय, अर्थापत्ति या सॉरी अर्थापत्ति नहीं, अर्थ प्राप्ति। ठीक, क्षल, परिहार, अन अनुयोज्य, वाक्य प्रशंसा और अनुयोग। ठीक, ये हमने 30 हो गए। अब 14 बचे। संशय, संभव, सव्यभिचार, अनुयोज्य, वाक्य दोष, अन अनुयोज्य, अनुयोज्य आया, अन अनुयोज्य आ जाएगा। फिर उसके बाद अहेतु, हेतु पढ़ा था, अहेतु आ जाएगा। अतीत काल, उपालंब, प्रतिज्ञा हानि, अभि अनुज्ञा, हेतुआंतर, अर्थांतर, निग्रह स्थान। तो इस तरीके से ये 14 क्या हो गए भाई? ये क्या हो गए हमारे? ये वो हैं जिनसे आप हारो। ठीक, बाकी सारे तो जो है उससे आप जीतोगे, इनसे आप हारो। ठीक, तो ये हमने बात कर ली 44 वाद मार्गों को एक साथ हमने एक बार सुन लिया कि क्या क्या वर्ड्स हैं। ओके, अब अपन डायरेक्ट आ जाते हैं उन बातों पे जिनको हमने एग्जैक्ट याद करना है। जैसे कोई पूछे कि वाद कितने प्रकार का होता है, तो वाद 2 प्रकार का होता है। जैसे संभाषा पढ़ी थी, एक संध्याय संभाषा और एक विग्रह संभाषा। ठीक है, वैसे ही जो वाद जो है यानी बात करने का जो तरीका है, जिसमें डिबेट करने का तरीका है, वो 2 तरीके का हो सकता है, एक जल्प वाला तरीका और एक वितंडा वाला तरीका। क्या होता है जल्प, क्या होता है वितंडा, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वाद कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, जल्प और वितंडा। वाद मार्ग, वाद मार्ग के कितने पद हैं भैया? तो वाद मार्ग के कितने पद हुए? 44। ये नंबर याद रखना है। 44 के नाम हमने पढ़ लिए। वाद मर्यादा कितनी होती है? कल हमने डिस्कस किया था। वाद मर्यादा मतलब कि आप जो डिबेट करोगे उस डिबेट के अंदर जो स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनका आपको यूज करना है अपने जीतने के लिए और सामने वाले को हराने के लिए, दैट इज 3, इदम वाच्यम, इदम अवाच्यम और एवं पराजय भवति। इस कौन सी ऐसी चीजें जिनसे इमीडिएट डिस्क्वालीफाई हो सकता है कोई व्यक्ति? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जिस लिमिट में आपको बात करनी है, और कौन सी ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको बात नहीं करनी है, जिस तरह से आपको जो है बात नहीं करनी। ठीक, उसके बाद बात कर रहे हैं कि भाई
हेतु के कितने प्रकार हो सकते हैं? अभी अभी हमने बाद मार्गों में देखा। हेतु मैंने क्या बोला था कि ज्ञान करने का हेतु है वो कितने हो सकते हैं? 4 हेतु हो सकते हैं। प्रत्यक्ष, बस यहाँ आप तो प्रदेश को क्या बोल रहा है बाद मार्ग में? एतिह। प्रत्यक्ष हम भी एतिह बोल लेंगे, क्या दिक्कत है? प्रत्यक्ष, एतिह, अनुमान और उपमा, या अनुमान और उपमय, औपम्य ऐसे करके बोला है, ठीक है। तो औपम्य जो होता है वो बाद मार्ग है, एतिह जो है वो बाद मार्ग है, जबकि आप्तोपदेश और उपमान ये जो है प्रमाण है, ठीक है। इतना सब लोग बेसिक फर्क ध्यान रखना, बाकी सेम एग्जैक्ट वर्ड सेम है, ठीक है। तो कोई प्रमाण पूछे या परीक्षा बोले, परीक्षा भी तो ये थी, प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान और युक्ति। हाँ, युक्ति एक यस यस यस। चरक ने परीक्षा में प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति माना है, जबकि शिष्य जो था वो अनुमान और उपमान बोलता था, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। अच्छा चलो, फिर अगला क्या है कि भाई रोग विशेष के ज्ञान के लिए, अगर आपको रोग की विशेष रूप से ज्ञान करनी है तो आपको इनमें से कितनी परीक्षा लगेंगी, ठीक है। तो आपको रोगी का प्रत्यक्ष करना है, उसके बाद उसके जो सिम्टम्स मिलेंगे उन सिम्टम्स को आपने किताब में कहाँ पढ़ा था उस हिसाब से आपको आप्तोपदेश का ध्यान करना है, ठीक है। और फिर जब आपको प्रत्यक्ष हो गया, आपको आप्तोपदेश से लिंक हो गया, अब आपको अनुमान लगाना है कि अब इस व्यक्ति की सारी परीक्षा मैंने कर ली, अब मुझे जो है इसको क्या अनुमान लगा के चिकित्सा देनी है, क्योंकि चिकित्सा जो है वो अनुमानित ही होती है, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया कि रोग विशेष ज्ञान की परीक्षा कितनी? 3 रोगों को जानने की, प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश और अनुमान, ठीक है। त्रिविध रोग विशेष ये ज्ञान ऐसे करके हमने वेदांत में पढ़ा था, ठीक है। फिर ज्ञानवान वैद्य के लिए परीक्षा कितनी? तो 2 परीक्षा है। जिसके पास ज्ञान है उसे एतिहाय की जरूरत नहीं, ज्ञान मतलब उसके पास ऑलरेडी आप्तोपदेश आ चुका है, यानी उसको तो शास्त्र पता ही है, तो अब उसे खाली देखना है पेशेंट को और देख के जो है अपने पर्चे पे दवाई लिख देनी है अनुमान करके, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान। तो ज्ञानवान वैद्य के लिए परीक्षा कितनी? 2, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक। जबकि रोग विशेष ज्ञान हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए कितनी? पहले प्रत्यक्ष, फिर टेक्स्ट बुक, आप्तोपदेश और फिर उसके बाद अनुमान, ठीक है। 3 परीक्षा रोग विशेष विज्ञानी, ज्ञानवान के लिए 2, ठीक। अच्छा, सिद्धांत कितने प्रकार का हमने पढ़ा है? 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत, ठीक। अब शब्द कितने प्रकार के? शब्द जो है भाई, शब्द 4 प्रकार के होंगे, दृष्टार्थ शब्द, अदृष्टार्थ शब्द, सत्य और असत्य। अभी हम इन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे, अभी हाल फिलहाल सुन लो कि ये चीजें एग्जैक्टली याद करनी है, ठीक है। तो शब्द 4 प्रकार के, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और असत्य शब्द, ठीक। अगला बात करते हैं, असत्य को और क्या बोल सकते हैं? अनृत बोल सकते हैं। नृत वचन मतलब सत्य और अनृत मतलब असत्य, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं भैया कि हेतुआभास के कितने प्रकार होते हैं? रटना, ये इसके बारे में मैं डिटेल भी नहीं बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि पदार्थ का टॉपिक है। तो हेतुआभास के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार के हेतुआभास हैं, ठीक है। सत्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष और बाधित, और एक क्या था, एक और है कुछ, ठीक है। तो टोटल 5 है, सत्याभिचर, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, बाधित और एक और है कोई, देख लेना, ठीक है, पदार्थ में मिलेगा। तो खेल खेल नंबर, खैर नंबर याद रखना है। हेतुआभास कितने प्रकार का? 5 प्रकार, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे पहला हेतुआभास मैंने बोला, क्या बोला? सव्यभिचार। तो सव्यभिचार के कितने प्रकार हैं? तो उसके 3 प्रकार हैं, साधारण सव्यभिचार, असाधारण सव्यभिचार और अनुपसंहारी सव्यभिचार। तो रटना है, हेतुआभास 5 प्रकार का, उसमें जो सबसे पहला सव्यभिचार वो 3 प्रकार का, ठीक। अब वाक्य दोष, वाक्य दोष भाई कितने हो सकते हैं? यानी वाक्य दोष हैं 5, न्यून, अधिक, अनर्थक, अपअर्थक और विरुद्ध, ठीक है। वाक्य प्रशंसा कितनी है? वाक्य प्रशंसा एक एक्स्ट्रा, यानी कि 6, ठीक है। तो छठी कौन सी है? मतलब जैसे जैसे 5 तो कैसी होगी? न्यून है तो न्यून नहीं बोलना है, अधिक नहीं बोलना है, अनर्थक नहीं बोलना है, अपार्थक नहीं बोलना है, विरुद्ध नहीं बोलना है, ये सब तो क्या हो गई? वाक्य प्रशंसा हो गई। और छठी, छठी कौन सी एक्स्ट्रा बोल रहा है? वो बोल रहा है अधिगत पदार्थ, यानी जिस चीज के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में बात चल रही है उसी टॉपिक के अंदर रह करके बात करनी है, तो ये वाक्य प्रशंसा होती है, ठीक है। तो अधिगत पदार्थ जो है वो वाक्य प्रशंसा है, और बाकी 5 वाक्य दोषों को उल्टा कर दो तो वो क्या बन जाएगी? वाक्य प्रशंसा। तो खैर, तो 5 वाक्य दोष और 6 वाक्य प्रशंसा। छठी वाक्य प्रशंसा कौन सी? अधिगत पदार्थ, ठीक। चलो, पुनरुक्त दोष कितने हैं? पुनरुक्त दोष जो है वो
दो दो तरीके के पुनरुक्त दोष हो सकते हैं। पुनरुक्त मतलब किसी चीज को बार बार बोल देना। अब पहला तो क्या है, एक हो सकता है शब्द पुनरुक्त, आप एक शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हो, कभी अभी बोल दिया, 2 मिनट बाद फिर बोल दिया, फिर बोल दिया, ठीक है, तो शब्द पुनरुक्त। आप प्रोनाउन का यूज नहीं कर रहे, तो वो चीज होती है शब्द पुनरुक्त दोष। और दूसरा होता है अर्थ पुनरुक्त दोष, आप कहे एक ही बात को रहे हो, लेकिन एक ही बात को बार बार जो है आप अलग अलग चीजों की तरीके से कह रहे हो, तो दैट इज हो गया अर्थ पुनरुक्त दोष। बाकी अपन अभी डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, तो पुनरुक्त दोष दो होते हैं, अर्थ पुनरुक्त और शब्द पुनरुक्त, ठीक है। अच्छा, अभी हमने वाक्य दोष पढ़ा एक, न्यून, अधिक, अनर्थक, अपर्थक और विरुद्ध, ठीक है। तो उसमें जो विरुद्ध वाला वाक्य दोष है वो कितने प्रकार का है, वो 3 प्रकार का है, ठीक। कौन कौन सा, दृष्टांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध या समय विरुद्ध, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करेंगे, दृष्टांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध और समय विरुद्ध। अब इसमें समय विरुद्ध के 3 प्रकार हैं, आयुर्वेदिक समय विरुद्ध, याज्ञिक समय विरुद्ध और मोक्ष शास्त्रिक समय विरुद्ध। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर पूछेगा भाई काल कितने हैं। अब वैसे तो एक बात बताओ, काल तो एक ही होता है, ठीक है, काल एक है, विभु है और सब जो है उसी में हो रहा है, सारा खेल जो है वो काल एक ही काल में हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले समय कितने हैं, तो सिंस अभी हम वाद मार्ग में समय विरुद्ध पढ़ा है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि समय कितने हैं, तो 3 प्रकार के समय, पहला आयुर्वेदिक समय, याज्ञिक समय और मोक्ष शास्त्रिक समय। और इन्हीं समयों के विपरीत अगर बात कर दी जाए तो वो समय विरुद्ध दोष हो जाता है, जो कि वाक्य दोषों में एक जो विरुद्ध दोष था उनमें से एक पर्टिकुलर टाइप, दृष्टांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध और समय विरुद्ध, समय विरुद्ध के टाइप्स में से एक आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो काल एक है, समय 3 है, आयुर्वेदिक समय, याज्ञिक समय और मोक्ष शास्त्रिक समय, ओके। अब चरक के अनुसार छल कितने प्रकार का हो सकता है। तो छल जो है अभी अपन पढ़ेंगे, ये भी अपन अभी आएगा, ठीक। तो छल जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक सामान्य छल और एक वाक छल, ठीक। दोनों से ही आप जो है जीतोगे, ठीक। तो एक सामान्य छल और एक वाक छल। दूसरा क्या बोल रहे हैं भैया कि न्याय दर्शन के अनुसार छल कितने हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार वाक छल भी है, सामान्य छल भी है और एक और एक्स्ट्रा बताया, दैट इज उपचार छल, याद करना है। तो चरक के अनुसार छल कितने हैं, 2, सामान्य छल, वाक छल। न्याय दर्शन के अनुसार कौन कौन से हैं, न्याय दर्शन के अनुसार वाक छल, सामान्य छल और एक उपचार छल, ठीक। अब बात कर लेते हैं किसकी, अहेतु के कितने प्रकार हैं भाई। अहेतु के 3 प्रकार होते हैं, प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण सम। इनके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। और नई बात करें तो रट लेना, क्योंकि अहेतु वाली जो बात है वो अपन कहाँ याद करते हैं, पदार्थ में ही है। तो अहेतु के कितने प्रकार, 3, प्रकरण सम, संशय सम, वर्ण सम, ठीक। और अगला क्या है, हेत्वाभास। देखो, अहेतु और हेत्वाभास लगभग लगभग एक जैसी बात है, लेकिन अहेतु के हमने 3 टाइप पढ़े और हेत्वाभास के कितने बोले अभी मैंने थोड़ी देर पहले, 5, जिनमें से कौन कौन से थे, सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष और एक बाधित और एक और, ठीक है। क्या, तो अब अपन बात करते हैं किसकी, कि अहेतु कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, प्रकरणसम, संशयसम, वर्णसम और हेत्वाभास कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। हेत्वाभास, अहेतु और उपलम्ब, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको हेत्वाभास के टाइप पूछे तो 5 टिक करना, अहेतु के टाइप पूछे तो 3 टिक करना, ठीक है मेरी बात यहाँ पर। चलो, अब न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग प्रतिज्ञा हानि क्या होती है, या प्रतिज्ञा हानि जो है वो किसे बोलते हैं। तो देखो, प्रतिज्ञा हानि के न्याय दर्शन में 4 प्रकार ही बोले थे, ठीक है। और उनमें से सबसे पहले प्रकार को खुद प्रतिज्ञा हानि ही कह रहे थे। तो प्रतिज्ञा हानि के टाइप्स में सबसे पहला प्रकार प्रतिज्ञा हानि ही है। और दूसरा क्या है, प्रतिज्ञांत, तीसरा प्रतिज्ञा विरोध और चौथा प्रतिज्ञा संन्यास, ठीक। तो इस तरीके से न्याय दर्शन के अनुसार प्रतिज्ञा हानि कितनी है, प्रतिज्ञा हानि 4 है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं निग्रह स्थान कितने हैं। तो निग्रह स्थान भाई देखो, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। निग्रह स्थान मतलब निग्रह स्थान बेसिकली आप जिनसे हारोगे, ठीक है। तो निग्रह स्थान 3 भी बोल रखे हैं, 12 भी बोल रखे हैं और काउंट करोगे तो 15 भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर तीनों सही है, 3 भी सही है, 12 भी सही है, 15 भी सही है। पर अगर पहली प्रायोरिटी पे टिक करना हो कि निग्रह स्थान कितने हैं, तो आप 3 टिक करोगे, याद रख लेना। 3, 12, 15 सब जो है निग्रह स्थान ही है, लेकिन अगर पहली प्रायोरिटी पे टिक करना हो तो 3 निग्रह स्थान होते हैं, ऐसा हमें याद रखना है, ठीक। अब बात करते हैं न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग निग्रह स्थान कितने होते हैं, ठीक है। तो न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग निग्रह स्थान कितने हैं, 22। तो 3 भी सही है, 12 भी सही है, 15 भी सही है, 22 भी सही है। तो चरक में 3, 12, 15 दिए हुए हैं अलग अलग जगह पे, न्याय दर्शन में निग्रह स्थान जो है 22 दे रखे हैं, ठीक है। चलो, ये हो गई बात यहाँ पर उन टॉपिक्स की खत्म जो टॉपिक हमको जो है वो
रटने हैं एग्जैक्ट, ठीक है। चलो इनमें ना थोड़ा सा एक जो बात हमको एक बार अच्छे से समझ लेनी चाहिए वो है कि अभी अपन ना 5 वाक्य दोषों के बारे में बात किया। न्यून बोलना, अधिक बोलना, अनर्थक बोलना, अपार्थक बोलना, विरुद्ध बोलना, ठीक है। अब इनमें से मैं जो है एक बात को अगर बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो वो क्या है, वो अधिक वाक्य दोष है, ठीक है। और अधिक वाक्य दोष को पुनरुक्त दोष बोलते हैं, और पुनरुक्त दोष भी फर्दर 2 प्रकार का हो सकता है, एक शब्द पुनरुक्त और एक अर्थ पुनरुक्त। अच्छा, अधिक दोष जो है वो पुनरुक्त के अलावा भी तो अधिक दोष हो सकता है। पहला कौन सा हो सकता है भैया, कि किसी शास्त्र की बात को घुसेड़ना, मतलब बात चल रही है किसी और शास्त्र की, आप जो लगे पड़े हैं किसी और शास्त्र के बारे में बात करने में, ठीक है। तो ये हो गया क्या कि भाई ये भी अधिक दोष है। फिर नॉन कंटेक्सुअल बोलना, चाहे बात चल रही है किसी गुण के टॉपिक की, आप बात कर रहे हो वीर की, ठीक है, तो ये सब बातें नहीं करनी, ठीक। तो अधिक दोष जो हो सकता है वो किसी शास्त्र की बात को अननेसेसरी घुसेड़ना भी अधिकता है, नॉन कंटेक्सुअल बात को ऐड करना भी अधिकता है, ठीक है। और किसी बात को बार बार रिपीट करना, चाहे अर्थ को रिपीट करना चाहे शब्द को रिपीट करना, ये भी अधिक दोषों में ही आता है, ठीक है। तो न्यून हो गया, अधिक के 3 समझ लिए हमने टाइप, और 3 में भी पुनरुक्त के 2 पुनरुक्त टाइप कर लिए, शब्द पुनरुक्त अर्थ पुनरुक्त। अनार्थक का कोई भेद होता नहीं है, अपार्थक का भी कोई भेद नहीं होता है। हाँ, विरुद्ध में हमने पढ़ लिया कौन सा, दृष्टांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध और समय विरुद्ध। दृष्टांत और सिद्धांत विरुद्ध का कोई टाइप नहीं होता है, समय विरुद्ध के 3 टाइप पढ़ लिए, आयुर्वेदिक समय विरुद्ध, मोक्ष शास्त्रिक समय विरुद्ध और याज्ञिक समय विरुद्ध, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है वो बातें पढ़ ली जो बातें जो है हमें इस चैप्टर में भयंकर रूप से रटनी ही है, बाकी भी याद करनी है, लेकिन एटलीस्ट ये नंबर वाले खेल है, ये याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले वाद मार्ग की। तो सबसे पहला वाद मार्ग क्या है, वाद, खुद वाद मार्ग का सबसे पहला पद क्या है, वाद ही है, ठीक है। तो वाद क्या है, आप मेरे पर थे, ठीक है, यानी विपक्षी थे, और आपके साथ जो मैंने शास्त्र पूर्वक विक्रय संभाषा की, ठीक है, उसी को वाद कहते हैं, ठीक। तो मेरा, अब मैंने वैसे बोल दिया कि मेरा है जो पुरुष है वो नित्य था और आपका पुरुष जो है वो अनित्य था, तो ये एक दूसरे की क्या हो गई, विक्रय बात हो गई, और इसी को जो है अपन क्या कह देते हैं, वाद कहते हैं, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कैसे आएगा, तत्र ब्लैंक नाम स यत परेण सह शास्त्र पूर्वकम विग्रह कथयति। शास्त्र पूर्वक जब आप अपने पर के साथ कथन करते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वाद कहते हैं, ठीक है। अब ये वाद 2 तरीके का हो सकता है, जल्प या वितंडा। अभी हमने बात करी थी, जल्प मीन्स मेरी जो प्रतिज्ञा थी और आपकी जो प्रतिज्ञा थी, मेरी प्रतिज्ञा क्या थी कि पुरुष नित्य है, और आपकी प्रतिज्ञा क्या थी कि पुरुष अनित्य है। तो हम अपने अपने पक्ष को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और दूसरे के पक्ष का खंडन भी करेंगे, इस तरीके के वाद को हम बोलते हैं जल्पवाद, ठीक। लेकिन वितंडा वाले वाद में क्या है, आप कुछ सिद्ध नहीं करोगे, आप अपने पक्ष को प्रूफ नहीं करोगे, बस आप सामने वाले के पक्ष में दोष निकालोगे, तो इसको कहते हैं वितंडा। जैसे मैंने बोला कि पुरुष नित्य है, तो आप सिर्फ मेरे पक्ष का खंडन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी बात सिद्ध करने को कहा जाए कि आप प्रूफ करो कि जो है पुरुष जो है अनित्य क्यों है, ठीक है, तो आपके पास अपने पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस या कोई तर्क नहीं होते, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वितंडा, जिसमें आप सिर्फ दूसरे में दोष निकालते हो। और जल्प में क्या करते हैं भाई, आप अपने पक्ष आश्रित वचन भी कहते हो, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि ये श्लोक किससे संबंधित है, पक्षः आश्रित्यो वचनम जल्पः, पक्ष आश्रित्यो वचनम, पक्ष के आश्रित, अपने पक्ष के आश्रित वचन को बोलना क्या कहलाता है, जल्प कहलाता है, ठीक है। तो जल्प विपर्ययः वितंडा, जो जल्प का उल्टा होता है वो वितंडा है। तो पक्ष के आश्रित कोई वचन नहीं बोलता है, जब अपने पक्ष के आश्रित कुछ बोलता नहीं तो फिर क्या करता है, तो वितंडा नाम पर पक्षे दोष वचनम मात्रम एव, सिर्फ पर पक्ष में दोष निकालता है तो वो वितंडा हो गया, ठीक है। ये वितंडावाद मार्ग हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, जल्प के लिए एक लाइन बोलता है, एकस्य पक्षः पुनर्भावो अस्ति इति नास्ति अपरस्य द्वौ च स्वस्वपक्षे हेतुभिः स्वस्वपदां स्थापयतः परस्पदां उद्भावयतः, उद्भाव मतलब खंडन करना, एषः जल्पः। ये बात वही है जो हमने अभी समझी कि भाई अपने अपने पक्ष को हेतुओं से स्थापित करता है और दूसरे के पक्ष का जो है उद्भव करता है, यानी खंडन करता है, कौन, जल्प। तो पूछ ले किससे रिलेटेड, तो जल्प। फिर हमने क्या बोला था कि भैया वाद के बार कौन कौन से आ रहे थे, वही षड कारण है ना,
क्या बोल रहा था? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ठीक है, अब इन सब के बारे में हमने श्लोक स्थान किसे बोलते हैं? सूत्र स्थान, तो वहां पर ही बात कर ली है, तो इनको यहाँ पर स्किप करेंगे। स्वलक्षणी श्लोक स्थाने पूर्वम उक्ताः, इनके बारे में हम पहले ही श्लोक स्थान में बात कर चुके हैं। चलो, तो 7 खत्म हो गए, पहला वाद खत्म हो गया, फिर षड कारण खत्म हो गए, 7 खत्म। 8वें पे आ जाते हैं। 8वां क्या है? प्रतिज्ञा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी डिबेट में जाना है, ठीक है, किसी वैद्य को जीतना है, तो प्रतिज्ञा क्या होता है? तो आप जो बात सिद्ध करोगे, आपका जो पक्ष है, उस पक्ष को कहना ही क्या कहलाता है? प्रतिज्ञा कहलाता है। तो प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम। ठीक है, ऐसा वचन जिसमें साध्य को कहा जाए वो प्रतिज्ञा है। तो मुझे पुरुष की नित्यता सिद्ध करनी है। ठीक है, हेंस नित्य मेरा साध्य हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टडीज में, यानी हमने जब पदार्थ विज्ञान पढ़ा था, तो वहां पर हमने एक वर्ड पढ़ा था, याद करो, बोला था पर्वतो वहनीमान, मतलब पर्वत पर आग है। तो वहां हमें पर्वत पर अग्नि सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो अग्नि हमारा क्या हो गया? अग्नि हमारा साध्य था, वो हमारा साध्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा साधन क्या था? जब हम वहां बोल रहे थे कि हम कैसे प्रूफ कर रहे थे कि वहां पे अग्नि है, तो बोल रहे थे धूमात। तो धुआं क्या हो गया? धुआं हमारा साधन हो गया। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना जो मैं बात कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं। देखो, पर्वत क्या है? पर्वत हमारा पक्ष है। ठीक है, जहां पर हमें वो बात प्रूफ करनी है। वहनी क्या है? हमारा साध्य है, जिस बात को हमें प्रूफ करना है। और धुआं क्या है? जिस साधन से हम उसे प्रूफ करेंगे, यानी जिस हेतु से हम प्रूफ करेंगे, वो क्या हो गया? हमारा साधन हो गया। ठीक है, तो पक्ष समझ लिया, साध्य समझ लिया और साधन समझ लिया। सिमिलरली, जब मैं ये कह रहा हूं कि पुरुष नित्य है, तो पुरुष में मुझे नित्यता प्रूफ करनी है, जैसे पर्वत में मुझे अग्नि प्रूफ करनी है। तो पुरुष नित्य है, तो बताओ मेरा पक्ष क्या हुआ? पुरुष। ठीक है, और उसमें नित्यता सिद्ध करनी है, तो नित्य क्या हुआ? मेरा साध्य। ठीक है, ओके। अब साधन क्या होगा? वो मेरा हेतु होगा, जो मैं इस बात को प्रूफ करने के लिए कहूंगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि भैया पुरुष नित्य इसलिए है, यानी कि पुरुष जो है, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि पुरुष नित्य है, तो मैं मेरे मन में पुरुष मतलब आत्मा मान रहा हूं। ठीक है, तो आत्मा को कोई जन्म नहीं होता है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो जिस चीज की कभी कोई जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, तो वो नित्य है। क्योंकि जो चीज अनित्य होती है उसी का विनाश होता है, या उसी का सृजन होता है। जिस चीज का कोई विनाश न अंत ना हो, वो क्या है? वो नित्य है। ठीक है, तो आत्मा नित्य है। तो मैं पुरुष को आत्मा मान करके क्या बोलता हूं कि भैया मेरे अकॉर्डिंग पुरुष नित्य इसलिए है बिकॉज अकृतकत्वात्। ठीक है, यानी आत्मा के होने में कोई कारण नहीं होता है, वो आत्मा के बनने का या खत्म होने का कारण नहीं, क्योंकि आत्मा ना कभी बनती है ना खत्म होती है। तो बोलते हैं हेतु अकृतकत्वात् इति। ठीक है, तो ये क्या है? पुरुष की नित्यता के लिए मैंने हेतु दे दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा साधन हो गया या हेतु हो गया। ठीक है, मेरी बात यहाँ पर। तो यहाँ जो मेरा स्टेटमेंट है वो क्या है? पुरुष नित्य है, तो उसका मैं हेतु बता रहा हूं कि वो किसी से पैदा नहीं होता। इट मीन्स मेरा जो पुरुष वाला शब्द है वो मेरे दिमाग में, एक्चुअली मैं पुरुष जो है वो आत्मा के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज आत्मा ही है जो नित्य होती है, जो किसी से पैदा नहीं होती। फिर मैंने अपने हेतु को समझाने के लिए क्या देना है? मुझे अपने हेतु को समझाने के लिए दृष्टांत देना है, यानी कि उदाहरण देना है। ठीक है, तो अब मैं उदाहरण कैसे दूंगा? अब उदाहरण, आत्मा को तो देखा नहीं जा सकता, पर हमें समझाना है, तो हम एग्जाम्पल किसी ऐसी चीज का ले लेंगे जिसका कोई अंत ना हो, लेकिन फिर भी एटलीस्ट दिखती हो। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका हम एंड नहीं पकड़ सकते, लेकिन वो जो है हमें दिखती भी है? तो हमें आकाश। आकाश नित्य है, आकाश का कोई अंत दिखता है? नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो हमें दिखती तो है। ठीक है, तो यथा आकाशम इति, बोल रहे हैं कि जिस तरह से आकाश का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है, जिस तरह आकाश नित्य होता है, उसी तरह आत्मा नित्य होती है। बस फर्क इतना सा है, आकाश हमें दिख रहा है, आत्मा हमें दिखती नहीं है। ठीक है, तो बोल रहे हैं क्या? तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा दृष्टांत हो गया। दृष्टांत मतलब उदाहरण। ठीक है, तो जिस तरह आकाश द्वारा और आकाश का भी कोई सृजन नहीं होता, कोई पैदा नहीं करता है आकाश को। ठीक है, तो जिस तरह आकाश किसी के द्वारा पैदा नहीं होता, इसीलिए वो भी नित्य है, उसी तरह आत्मा को भी कोई पैदा नहीं करता, अकृतकत्वात्। ठीक है, इसीलिए आत्मा भी नित्य है। सिमिलरली, अब एक बात बताओ, हमने एक और बात पढ़ी थी पदार्थ विज्ञान में, और वो क्या एग्जाम्पल लिया था? मतलब ये जो पर्वत वाला जो एग्जाम्पल लिया था, वहां मैंने क्या उदाहरण दिया था? पर्वत पर अग्नि है, इसके लिए मैंने हेतु दिया था कि धूमात, कि धुआं है इसलिए अग्नि है। ठीक है, तो मैंने बताओ एग्जाम्पल क्या दिया था वहां पर?
वहां मैंने एग्जाम्पल दिया था यथा महानसम, महानस मतलब कैसे बोलते हैं, रसोई। बोल रहे हैं कि जिस तरह रसोई में, मतलब क्या, अब रसोई हमें दिखती है, ठीक है, तो जिस तरह रसोई में धुआं निकलता है, कब निकलता है, जब वहां अग्नि हो रही हो, ठीक है। इसका मतलब अगर पर्वत है, पर्वत में धुआं निकल रहा है, यानी कि वहां पर भी अग्नि होगी। पर्वत पर चढ़ के तो देख नहीं सकते, लेकिन रसोई में जाके तो देख सकते हैं ना। तो ये बात हो गई, हमारे समझ में आ गई, ठीक है, कि भाई प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जो है वो अपना साध्य वचन को कहना है। तो मेरा साध्य वचन क्या है, पुरुष नित्य इति, ठीक है, उसमें भी मुझे साध्य क्या करना है, नित्यता को साध्य करना है। तो उसमें मेरा पक्ष क्या हुआ, पुरुष मेरा पक्ष हुआ, साध्य जो मुझे बात करनी है वो नित्यता है। उसके लिए साधन मैं क्या ले रहा हूँ, हेतु का, वो क्या है, अकृतकत्वात्। उसके लिए मैं दृष्टांत क्या ले रहा हूँ, या हेल्प क्या ले रहा हूँ हेतु को समझाने के लिए, कि भाई आकाश इति, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, प्रतिज्ञा की, ठीक। अच्छा, इसमें और क्या बोल रहे हैं भाई, इसमें ये कह रहे हैं कि भैया कि अब हमें क्या करना होता है। मान लो मैंने प्रतिज्ञा बोल दी, ठीक है, यानी जो मेरा साध्य वचन है वो बोल दिया, ठीक। फिर उसे मैंने हेतु हेतु के द्वारा समझा दिया, फिर हेतु को समझाने के लिए उदाहरण दे दिया। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, और फिर क्या आता था पंचव्य वाक्य में, उपनय आता था। तो उपनय मतलब क्या होता है कि भैया जो आपने उदाहरण दिया, ठीक है, यानी जो आपने उदाहरण दिया उस उदाहरण को क्या कर देना, उसके ऐसे सेंटेंस फ्रेम कर देना जिसमें आपकी वो नित्यता वाली बात हो जाए। तो ऐसे हम बोले कि यथा च अकृतकम आकाशम तथ च नित्यम तथा पुरुषम इति, यानी जिस तरह आकाश जो होता है वो अकृत होता है और नित्य होता है, उसीलिए पुरुष भी अकृत होने की वजह से नित्य होता है। तो ये बात क्या हो गई, ये हमारा हो गया कि हमने उदाहरण को रिलेट कर दिया अपनी प्रतिज्ञा से। तो इसी को हम कहते हैं उपनय, ठीक है। अब पंचव्य भाग में सबसे लास्ट क्या बचा, निगमन। निगमन में क्या बोल सकते हैं कि भाई हैंस प्रूव्ड, हैंस आत्मा नित्य है या पुरुष नित्य है, तो मैं क्या बोलूंगा, तस्मात् नित्य इति, ठीक है। तो ये मेरा निगमन हो गया। जैसे हम अगर मैं पर्वत में बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, पर्वत में मेरा निगमन क्या होगा, मुझे साध्य क्या करना था, पर्वत में वहनी, तो मैं क्या बोल दूंगा, तस्मात् वहनी इति, तस्मात् मतलब हैंस, तो और वहनी इति यानी हैंस अग्नि है, ठीक है। इस तरह मैंने अपनी प्रतिज्ञा की स्थापना कर दी, ठीक है। तो ये हमने एक तरीके से एक और नया वाद मार्ग पढ़ लिया कि भैया हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिए, फिर हमने पढ़ा कि उसकी स्थापना कैसे करेंगे। तो हम अपनी प्रतिज्ञा की स्थापना कैसे करते हैं, हेतु से, उदाहरण से, उपनय से, निगमन से। तो श्लोक बोलता है स्थापना में, स्थापना नाम तस्य एव प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगमन ही स्थापना, ठीक है। चलो अब हमने 9 पढ़ लिए। अब बोलते हैं प्रतिष्ठापना। प्रतिष्ठापना क्या, अरे जब मैंने अपनी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब साध्य वचन कि पुरुष नित्य थी, कहकर उसकी स्थापना कर दी, ठीक है। और स्थापना कैसे की, मैंने प्रतिज्ञा बोली, फिर उसके बाद उसकी स्थापना के लिए पंचव्य वाक्य बोले। फिर मैंने अपनी प्रतिज्ञा बोली और अपनी बात को भी आप, मतलब फिर आपने अपनी बात बोली, ठीक है, आप अपनी बात को जो है सिद्ध करोगे, स्थापित करोगे। तो जो पर व्यक्ति है, ठीक है, उसके द्वारा उसकी प्रतिज्ञा को बोला जाना और उसकी प्रतिज्ञा का स्थापना करने के लिए जो भी कुछ वो बात कहता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापना, ठीक है। तो प्रतिष्ठापना को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापना, प्रति अपोनेंट के द्वारा अपनी बात को स्थापित करना, मतलब वो व्यक्ति अपनी बात को कह रहा है, जैसे आपने दलील दी हेतु उदाहरण उपनय निगमन से, वैसे ही वो। तो उसके लिए प्रतिज्ञा क्या है, यानी कि आपके लिए, अगर मेरे केस में देखा जाए तो आपके लिए प्रतिज्ञा क्या है, आप क्या बोलोगे, अनित्य पुरुषः इति प्रतिज्ञा, ठीक है। यानी कि वो बोल रहा है कि भाई, यानी आप बोलोगे कि भाई नहीं, पुरुष तो जो है अनित्य है, ठीक। अब इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इसके लिए आपको हेतु देना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा, उपनय देना पड़ेगा, निगमन देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक। अब सेंस हो क्या रहा है कि मेरी और आपकी विग्रह संभाषा चल रही है, ठीक है। तो हमारी प्रतिज्ञाएं जो हैं वो अपोजिट होंगी, सीधी सी बात है। तो आपकी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा की उल्टी थी, तो आपके द्वारा की जाने वाली स्थापना भी मेरे लिए क्या होगी, प्रतिस्थापना होगी, ठीक है। तो अपने विपक्षी की विपरीत अर्थ वाली प्रतिज्ञा को स्थापना करना ही प्रतिस्थापना कहलाता है। तो श्लोक क्या बोलता है देख लो, श्लोक बोलता है प्रतिस्थापना नाम या तस्या एव पर प्रतिज्ञाया विपरीत अर्थ स्थापना, ठीक। यानी प्रतिस्थापना क्या है, तस्या एव पर प्रतिज्ञा, अपने पर की प्रतिज्ञा, जो पर है वो अपना प्रतिज्ञा को विपरीत अर्थ के साथ जो है वो स्थापित कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापना, ठीक। उसके बाद बोल रहे हैं क्या, अब आपके लिए सोचते हैं कि आपके लिए पक्ष क्या होगा, ठीक है। आप बोल रहे हो पुरुष अनित्य थी, तो आपको अनित्यता प्रूफ करनी है, लेकिन किस में, पुरुष में।
अग्नि प्रूफ करनी थी किसमें, पर्वत में, तो ऐसी अनित्यता प्रूफ करनी है किसमें, पक्ष में, तो पुरुष में, तो आपका पक्ष क्या हो गया, पुरुष, आपका भी मेरी तरह पुरुष ही हुआ, लेकिन आपका साध्य वचन क्या हो गया, अनित्य। और अब इसके लिए हेतु क्या दोगे आप हेतु दोगे कि भाई इंद्रियकत्वात्, दैट मीन्स व्हाट, आप बोल रहे हो कि पुरुष अनित्य है क्योंकि वो इंद्रियों से फील किया जा सकता है, ठीक है। इट मीन्स आप जिस पुरुष को आप कह रहे हो, ठीक है, आपके लिए जो पुरुष वर्ड है आप रेफर कर रहे हो एक्चुअली इस स्थूल बॉडी, ठीक है। तो हम दोनों बात सही कह रहे हैं, लेकिन हम वर्ड सेम होने की वजह से हम देखना आपस में लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भैया जैसे स्थूल आपके अकॉर्डिंग पुरुष क्या है, पंचभूतात्मक पुरुष, उसकी आप बात कर रहे हो, जैसे मैं और आप, हम दोनों, ठीक है, हम इंद्रियों से दिख रहे हैं, हम मरेंगे भी, दैट इज वाई। अब जब हम मर जाएंगे तो ये बॉडी खत्म हो जाएगी, तो फिर वो कह रहा है कि पुरुष अनित्य होना चाहिए। बेसिकली मैं जिस पुरुष को नित्य बोल रहा हूं वो आत्मा के रेफरेंस में कह रहा हूं, और आप जिस पुरुष को अनित्य बोल रहे हो वो स्थूल शरीर के रेफरेंस में कह रहे हो। बस बात मेरी भी सही है और आपकी भी सही है, बस हम सेम वर्ड को लेके दो अलग मीनिंग समझ रहे हैं, इसीलिए विग्रह हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। एनीवेज ज्ञान एक ही होता है, सत्य होता है। एनीवेज आपने अपनी प्रतिज्ञा की स्थापना भी किससे करी, हेतु से, उदाहरण से, उपनय से और निगमन से। तो अब आप अपने इंद्रियकत्वात् के लिए एग्जाम्पल दोगे, ऐसी और कौन सी चीज है, ठीक है, जो इंद्रिय के द्वारा देखी भी जा सकती है और वो नष्ट भी की जा सकती है। तो बोल रहा है यथा घटम, ठीक है। आपने क्या बोला कि जिस तरह घड़ा है इंद्रियकत्वात् है, तो उसे आप देख सकते हो इंद्रियों से, ठीक है, तो आप उसे भी तो खत्म कर सकते हो, यानी कि वो अनित्य होता है, इसीलिए क्या हो गया भाई, इसीलिए पुरुष भी है, वो देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, तो वो भी नष्ट हो सकता है। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक तरीके से उपनय कर दिया। तो उपनय के लिए क्या बोलेगा, देखो, यथा घट इंद्रियकः स च अनित्यः तथा च अयम इति। दैट मीन्स व्हाट, कि भैया जिस तरह घड़ा इंद्रियक है इसलिए वो अनित्य है, उसे तोड़ा जा सकता है, उसी तरह पुरुष भी जो है वो इंद्रियक है तो वो भी अनित्य होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बात यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि देखो एक ट्रिक समझ लो, जब कभी भी क्वेश्चन में पेपर में यथा तथा कर करके आए तो वो क्या है, वो हो गया उपनय, और जहां तस्मात वर्ड यूज कर दिया है तो वो हो गया निगमन, निगमन। तो मैं यहाँ तस्मात क्या बोलूंगा, तस्मात अनित्य, तो ये क्या हो गया, निगमन हो गया, ठीक, ओके। अब देखो भाई, अब एक बार दोनों आपस में एक बार कंपेयर कर लेते हैं, फिर ये जो है आज अपन 10 बात मार्क फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई मेरी प्रतिज्ञा क्या थी बता दो, मेरी हेतु क्या थी बता दो, मेरा उदाहरण क्या था, उपनय क्या था, निगमन क्या था, फिर आप लोगों की प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन बता दो, ठीक है। मैं मेरी बताता हूँ, प्रतिज्ञा क्या थी भाई, पुरुष नित्य थी, सही बात है। हेतु क्या दिया मैंने कि जो भी चीज नित्य होती है, जैसे क्या है आकाश, ठीक है, तो अकृतकत्वात्, तो आकाश तो उदाहरण था, हेतु क्या दिया मैंने, अकृत्वात् होने की वजह से उसका किसी के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। उदाहरण क्या दिया मैंने, यथा आकाशम, ठीक। उपनय कैसे किया मैंने, यथा आकाशम अकृत्वात् इति तथा च पुरुषम, ठीक है। उसके बाद मैंने निगमन क्या दिया, तस्मात् तथा, तस्मात् पुरुषम नित्य, ठीक। उसके बाद बोल रहे हैं भाई आप लोगों की क्या प्रतिज्ञा थी, पुरुष अनित्य होता है, और उसके लिए हेतु क्या दिया आपने, आपने हेतु घट नहीं दिया, हेतु वो तो उदाहरण है, ठीक है। हेतु क्या दिया, इंद्रियकत्वात्, यानी कि दुनिया की हर वो चीज जो इंद्रियों के द्वारा परसीव की जा सकती है वो सब खत्म हो सकती है, ठीक है। तो इंद्रियकत्वात्, तो उदाहरण क्या हो गया, यथा घटम, ठीक। उपनय, अब इसके लिए उपनय क्या बोलूंगा मैं, यथा तथा, ठीक। उसके बाद निगमन, तस्मात् तथा, खत्म हो गई बात यहाँ पर। यहाँ हमने 10 बात मार्ग खत्म कर दिए, ठीक है। अब आगे की बात अपन अगली बार करें।